प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम निर्णय निर्माण के बारे में अध्ययन करेंगे। निर्णय निर्माण जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी योजना बनाने से पहले निर्णय लेना होता है। निर्णय किस प्रकार लिया जाता है, निर्णय लेने के क्या चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, क्या प्रक्रिया होती है, उन सब के बारे में हम आज के अध्याय में अध्ययन करेंगे। पहले जानते हैं कि निर्णयन का अर्थ क्या है। निर्णयन अर्थात निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग। प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई निर्णय लेता है। निर्णय लेना मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है। निर्णय व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक भी। निर्णय लेना जितना सरल लगता है उतना ही कठिन होता है। संगठन में प्रबंधक हर समय निर्णय लेता रहता है। डिसीजन अर्थात निर्णय निर्माण। डिसीजन शब्द लैटिन भाषा के डिसिजो शब्द से बना है, जिसका अर्थ है काट कर अलग करना या पृथक करना या निष्कर्ष निकालना। निर्णय अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है। निर्णय करने के लिए या निर्णय लेने के लिए दो या दो से अधिक विकल्प होते हैं और उनमें से किसी एक विकल्प का चयन किया जाता है। निर्णय सदैव लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिए जाते हैं। निर्णयन की परिभाषाएं। राव और राव के शब्दों में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अनेक विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करता है। टेरी के अनुसार दो या अधिक संभावित विकल्पों में से एक सही विकल्प को चुन लेना ही निर्णय लेना है। बर्नार्ड के अनुसार निर्णय मुख्यतः विकल्पों को सीमित करने की तकनीक है, अर्थात हमारे पास 4, 6, 8 जितने विकल्प हैं उन विकल्पों को सीमित करते हुए एक विकल्प पर आना। J.C. ग्लोबर के अनुसार चुने हुए विकल्पों में से किसी एक के संबंध में निर्णय करना ही निर्णयन है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि निर्णय लक्ष्य प्राप्ति के लिए उपलब्ध विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने से संबंधित है। निर्णय निर्माण की विशेषताएं। निर्णय निर्माण विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। निर्णय निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु लिए जाते हैं। निर्णय अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि साध्य तक पहुंचने का साधन है। साध्य अर्थात मंजिल। निर्णय लेने में स्वतंत्रता होती है, कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। यह मुख्य रूप से एक मानवीय प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त विवेक की आवश्यकता होती है। निर्णय एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहाँ पर योजनाओं, नीतियों और उद्देश्यों का सही चुनाव किया जाता है। निर्णय लेने में समय और परिस्थिति महत्वपूर्ण होती है। निर्णय नकारात्मक भी हो सकते हैं, अर्थात निर्णय ना लेना भी एक निर्णय होता है। निर्णय एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर जारी रहती है। निर्णय प्रक्रिया के चरण। निर्णय लेना एक मानवीय प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है और इस प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण होते हैं। उद्देश्य का निर्धारण। प्रथम चरण में समस्या के समाधान के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। कौन से उद्देश्य हैं जो हमें प्राप्त करने हैं।
तो सर्वप्रथम उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। किसी भी समस्या को उचित ढंग से सुलझाने के लिए उसके उद्देश्य को समझना और जानना आवश्यक होता है। समस्या की व्याख्या करना, यह दूसरा चरण है। इस चरण में जाना जाता है कि वास्तव में समस्या क्या है, समस्या के कारण क्या हैं। चेस्टर बर्नार्ड समस्या की व्याख्या करने से पूर्व उसके किसी समालोचक तत्व को ज्ञात करने पर बल देते हैं। समालोचक तत्व समस्या का सही स्वरूप होता है। जिस प्रकार और स्थिति की समस्या होती है वह समस्या का स्वरूप होता है। समस्या का विश्लेषण, समस्या की स्थिति और आकार कैसा है। यदि समस्या ज़्यादा बड़ी और जटिल है तो उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाता है। समस्या के विश्लेषण के संबंध में आवश्यक तथ्य, आंकड़े और सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और इन तथ्यों के आधार पर यह निश्चय किया जाता है कि निर्णय किसके द्वारा लिया जाना है और क्या निर्णय लिया जाना है। वैकल्पिक समाधानों का विकास, उपलब्ध विभिन्न तथ्यों, आंकड़ों और सूचनाओं के आधार पर विकल्पों का विकास किया जाता है। विकल्पों की छँटनी, इस चरण में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन किया जाता है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के जितने विकल्प हैं उन सभी को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध कर लिया जाता है। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के लिए निम्न तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, समय और विकल्पों के परिणाम। सर्वोत्तम विकल्प का चयन, वास्तव में यह चरण ही निर्णय होता है। इस चरण में ही निर्णय होता है। विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। प्रशासक अपने अनुभव, प्रयोग, अनुसंधान और विश्लेषण के आधार पर सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करता है। इसी स्लाइड में ये बताया गया है कि जो सर्वोत्तम विकल्प का चयन किया जाता है उस विकल्प का चयन करने के लिए साइमन ने 3 चरण बताए हैं और पीटर एफ ड्रकर ने 4 चरण बताए हैं। साइमन के अनुसार पहला चरण आसूचना, दूसरा प्रारूप और तीसरा विकल्प चयन। इनका हम इसी लेक्चर में, इसी व्याख्यान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और पीटर एफ ड्रकर ने सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन के 4 मानक बताए हैं: जोखिम या खतरा, प्रयास की मितव्ययता, समय और संसाधनों का सीमित होना। अब पहली स्लाइड में आते हैं। 7वां बिंदु है निर्णय का क्रियान्वयन। किसी समस्या के समाधान के लिए जब कोई निर्णय ले लिया जाता है तो फिर अगला कदम उसे क्रियान्वित किया जाना होता है। निर्णय जिन लोगों द्वारा क्रियान्वित किया जाना है उन लोगों की सहमति और प्रतिक्रिया उस निर्णय पर जान लिया जाना आवश्यक होता है। निर्णय क्रियान्वयन से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लाभ हानि के बारे में जान लेना प्रशासन के लिए आवश्यक होता है। पुनर्निवेशन या प्रत्युत्तर या फीडबैक, निर्णय के क्रियान्वयन के बाद निर्णय की प्रभावकारिता जानने के लिए उससे प्रभावित लोगों से उसका पुनर्निवेशन या फीडबैक जानना आवश्यक होता है। फीडबैक प्राप्त करने से निर्णय का मूल्यांकन हो जाता है। फीडबैक के आधार पर निर्णय के क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाता है। फीडबैक रिपोर्ट के आधार पर यदि ज़रूरी हुआ तो निर्णय में संशोधन किया जा सकता है या निर्णय को रद्द भी किया जा सकता है और निर्णय को बदला भी जा सकता है। निर्णय निर्माण के आधार। पहला आधार है वैधानिक आधार। निर्णय निर्माण से पहले देखना आवश्यक होता है कि जो निर्णय लिया जा रहा है वह निर्धारित नियमों और कानूनों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा या प्रशासन द्वारा कोई ऐसा निर्णय तो नहीं लिया जा रहा जो वैधानिक मान्यताओं और नियमों की अवहेलना करता हो। अतः निर्णय हमेशा वैधानिक आधार पर ही किया जाता है। उद्देश्य का आधार।
प्रत्येक निर्णय का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, अर्थात उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही निर्णय किए जाते हैं। और जिन उद्देश्यों के लिए निर्णय लिए जाते हैं वे उद्देश्य संगठन और संस्था के उद्देश्यों के अनुकूल होने आवश्यक होते हैं। आर्थिक आधार। प्रशासनिक संगठनों में प्रत्येक निर्णय आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। संगठन की सफलता के लिए आवश्यक होता है कि निर्णय मितव्ययता और आर्थिक सुदृढ़ता के लिए लिए जाएं। तथ्यों पर आधारित। निर्णय हमेशा पर्याप्त तथ्यों के आधार पर लिए जाने चाहिए, अर्थात समुचित तथ्यों पर आधारित निर्णय लिए जाने चाहिए। एक अच्छा निर्णय वही होता है जो तथ्यों पर आधारित होता है। सामाजिक आधार। जो निर्णय समाज के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है, समाज के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, समाज को अधिकाधिक लाभान्वित करता है, वह निर्णय बहुत ही सुदृढ़ और सामाजिक माना जाता है। अनुभव पर आधारित। अतीत और वर्तमान की एक समान मिलीजुली परिस्थितियों में अनुभव के आधार पर निर्णय लेना अधिक कारगर साबित होता है। पूर्णता का आधार। निर्णय हमेशा उचित तथ्यों का समावेश करके पूर्ण लिए जाने चाहिए। निर्णयों की पूर्णता और स्पष्टता से निर्णयों का क्रियान्वयन सरल और उपयोगी हो जाता है। स्वीकार्यता का आधार, अर्थात जिन लोगों के द्वारा निर्णय को क्रियान्वित किया जाना है और जिन लोगों के द्वारा निर्णय लिए गए हैं उन सभी को निर्णय स्वीकार होने चाहिए। निर्णय निर्माण में उन लोगों की भागीदारी होनी चाहिए जिन पर निर्णय लागू किया जाना है। व्यावहारिकता का आधार। निर्णय निर्माण करते समय उसके व्यावहारिक पक्ष को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। निर्णय निर्माण करते समय मानवीय और भौतिक तत्वों के व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखने से निर्णय की सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तार्किक आधार। निर्णय का कोई ना कोई औचित्य होना चाहिए। बिना औचित्य के आधार पर लिए गए निर्णय असफल सिद्ध होते हैं। मूल्यों और भावनाओं के बजाय हमेशा तथ्यों और तटस्थता के आधार पर ही निर्णय लिए जाने चाहिए। प्रतिक्रियाओं का पूर्वानुमान। यदि निर्णय लेने वालों के लिए लिए गए निर्णयों की अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाले प्रभावों और उन प्रभावों का परिणाम पहले से ही मालूम होता है तो निर्णय सफल माना जाता है। संसाधनों का ज्ञान। यदि निर्णय लेते समय संगठन के संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाता है तो निर्णय की सफलता की मात्रा का प्रतिशत बढ़ जाता है। निर्णयन के अवसर। निर्णय कब लिए जाते हैं? चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार वो 3 परिस्थितियां हैं जब निर्णय लिए जाते हैं। पहली परिस्थिति है वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश मिलने पर। कोई भी अधीनस्थ अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए निर्णय लेते हैं। दूसरा आधार है या परिस्थिति है अधीनस्थों द्वारा निर्णय नहीं लेने पर। कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि अधीनस्थ निर्णय नहीं ले पाते या निर्णय लेने में असक्षम होते हैं या ऊपर से मिले आदेशों में कोई विरोधाभास या अंतर्विरोध होने पर भी वो निर्णय नहीं ले पाते हैं तो निर्णय हमेशा उच्च अधिकारियों द्वारा लिए जाते हैं। संबंधित अधिकारी की स्वप्रेरणा पर। स्वप्रेरणा से एक स्थिति विशेष में निर्णय लेने की क्षमता और कुशलता को महत्वपूर्ण बनाती है। इस प्रकार के अवसर पर पहल शक्ति और सृजनशीलता की शक्ति को व्यक्त करने के सर्वोत्तम अवसर माने जाते हैं।
अर्थात ये जो 3 परिस्थितियाँ दी गई हैं, वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आदेश मिले तो अधीनस्थ निर्णय लेते हैं, और अधीनस्थ अगर निर्णय नहीं ले पाएँ तब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, और कई बार संबंधित अधिकारी स्वप्रेरणा से या परिस्थिति अनुसार भी निर्णय ले लेते हैं। निर्णयों के प्रकार। कार्यक्रमिक या अकार्यक्रमिक निर्णय। इस प्रकार का वर्गीकरण साइमन द्वारा किया गया। कार्यक्रमिक निर्णय को दैनंदिन या दैनिक निर्णय कहा जाता है, और दैनिक निर्णय दिन प्रतिदिन के कार्यों के संबंध में होते हैं। कार्यक्रमिक निर्णय पहले से तय विकल्पों के समूह के आधार पर रोजमर्रा के कार्यों से संबंधित होते हैं। कार्यक्रमिक निर्णय सरल और साधारण होते हैं, और ये निश्चित और स्थिर परिस्थितियों में लिए जाते हैं। कार्यक्रमिक निर्णय लेने की एक सुव्यवस्थित और निश्चित प्रणाली होती है, और इस प्रकार के निर्णय संगठन के निम्न स्तर के कार्मिकों के द्वारा लिए जाते हैं। कार्मिकों को वेतन देना, अवकाश स्वीकृत करना, प्रतिवेदन भेजना, ये कार्यक्रमिक निर्णय के उदाहरण होते हैं। अकार्यक्रमिक निर्णय असाधारण और विशेष परिस्थितियों में लिए जाते हैं, और इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए पहले से कोई नियम निश्चित नहीं होते, ये परिस्थिति विशेष में लिए जाते हैं। अकार्यक्रमिक निर्णय के लिए धैर्य, सृजनशीलता और बड़े सोच विचार की आवश्यकता होती है, और ये निर्णय केवल उच्च अधिकारियों के द्वारा लिए जाते हैं। इन निर्णयों को लेने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती। संगठन की नई इकाई की स्थापना करनी हो, या किसी बीमार इकाई को खरीदना हो, या संगठन की पुनर्संरचना, ऐसे निर्णय अकार्यक्रमिक निर्णय के उदाहरण माने जाते हैं। व्यक्तिगत तथा संगठनात्मक निर्णय। चेस्टर बर्नार्ड ने यह वर्गीकरण दिया। व्यक्तिगत निर्णय वे होते हैं जब कोई पदाधिकारी अपने निजी व्यक्तिगत मामलों में निर्णय लेता है, और इन निर्णयों का संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत निर्णय में किसी अन्य का हस्तक्षेप नहीं होता, और ना ही इस प्रकार के निर्णयों के उत्तराधिकार का प्रत्यायोजन किया जाता है, ना ही किया जा सकता है। जबकि संगठनात्मक निर्णय संगठन के पदाधिकारी द्वारा संगठन के हितों की रक्षा के लिए और संगठन के हितों के संवर्धन के लिए लिए जाते हैं। ऐसे निर्णयों में पारदर्शिता होती है। संगठनात्मक निर्णयों के अधिकार का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। नियोजित और अनियोजित निर्णय। R.A. क्लियंस ने नियोजित और अनियोजित में निर्णय का विभाजन किया। नियोजित निर्णय जो तथ्यों पर आधारित होते हैं, वैज्ञानिक विधियों के आधार पर लिए जाते हैं, और पहले से तैयार योजना के आधार पर लिए जाते हैं। इन निर्णयों का क्रियान्वयन भी योजना अनुसार ही किया जाता है। अनियोजित निर्णय अवसर आने पर लिए जाते हैं। इनकी पहले से कोई योजना नहीं होती। इन निर्णयों को लेने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये उलझन वाले होते हैं। एकाकी और सामूहिक निर्णय। जब संगठन में किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई निर्णय लिया जाता है तो एकाकी निर्णय होता है, और वो अधिक सुस्पष्ट होता है। एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। और इस प्रकार के समूह को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कहा जाता है। मैकफारलैंड ने कहा है, समूह द्वारा लिए गए निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिए गए निर्णय से बेहतर होते हैं। नीतिगत, प्रशासनिक और कार्यकारी निर्णय। अर्नेस्ट डेल ने यह वर्गीकरण दिया कि निर्णय 3 प्रकार के होते हैं: नीति संबंधी निर्णय, प्रशासनिक निर्णय, कार्यकारी निर्णय। नीति संबंधी निर्णय संगठन के उच्च स्तर पर लिए जाते हैं। संगठन के निर्माण, वित्तीय व्यवस्था, विपणन, संगठन की संरचना, सामान्य उद्देश्यों के संबंध में जो निर्णय लिए जाते हैं वो नीतिगत निर्णय होते हैं। इस प्रकार के निर्णय उच्च प्रबंधक वर्ग या संचालक मंडल या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शासन सचिवालय के द्वारा लिए जाते हैं। प्रशासनिक निर्णय संगठन के मध्य स्तर पर लिए जाते हैं। और कार्यकारी निर्णय वो होते हैं जो कार्य करने वालों के द्वारा लिए जाते हैं। ये निर्णय निम्न स्तर पर लिए जाते हैं।
अर्नेस्ट डेल ने कहा है कि नीति संबंधी निर्णय सामान्य उद्देश्य और कार्यविधि को निर्धारित करते हैं। प्रशासनिक निर्णय प्रयोग किए जाने वाले साधनों को निर्धारित करते हैं और कार्यकारी निर्णय दिन प्रतिदिन के अवसर के अनुसार लिए जाते हैं। सामान्य और विशिष्ट निर्णय। पीटर एफ ड्रकर ने इस प्रकार का वर्गीकरण दिया। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें बताया कि निर्णय दो प्रकार के होते हैं। सामान्य निर्णय दैनंदिनी प्रकृति के होते हैं, इनकी प्रकृति व्यापक होती है, जबकि विशिष्ट निर्णय किसी विशेष या गंभीर परिस्थिति में लिए जाते हैं, इनकी प्रकृति गंभीर चिंतन की होती है। सक्रिय तथा निष्क्रिय निर्णय। जब किसी निर्णय में औरों से कुछ अलग करके दिखाया जाता है तो उसे सक्रिय निर्णय कहा जाता है, और निष्क्रिय निर्णय का अर्थ होता है कुछ निर्णय ना लेना या वर्तमान स्थिति को यथावत चलने देना। निर्णय निर्माण की तकनीकें। पहली तकनीक है सिद्धांतों की तकनीक, अर्थात संगठन के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना। संगठन के जो अनेक सिद्धांत हैं, पद सोपान का सिद्धांत, आदेश की एकता का सिद्धांत, नियंत्रण के क्षेत्र का सिद्धांत, समन्वय का, संचार का, प्रत्यायोजन का, सत्ता और उत्तरदायित्व का, ये बहुत सारे सिद्धांत हैं संगठन के, और उन सिद्धांतों को आधार बनाकर जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें सिद्धांतों की तकनीकी कहा जाता है। विवेकशीलता का सिद्धांत। जब निर्णय बौद्धिक क्षमता के आधार पर लिए जाते हैं, व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर निर्णय करते हैं। इस तकनीक के आधार पर व्यक्तिगत निर्णय ज़्यादा लिए जाते हैं और संगठनात्मक निर्णय इस आधार पर कम लिए जाते हैं। डेल्फी तकनीक। इस तकनीक के द्वारा जब निर्णय एक समूह के द्वारा लिए जाते हैं, कोई समस्या होती है और एक समूह उस समस्या पर विचार करता है, अर्थात किसी समस्या पर एक समूह को एक प्रश्नावली भरने को दे दी जाती है। इस प्रश्नावली में समूह के सदस्य अपने अपने विचार एवं समाधान भरकर देते हैं और इन सुझावों के आधार पर एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें सभी सदस्यों के विचारों या सुझावों का मूल्यांकन किया जाता है। फिर सभी विचारों की एक कॉमन प्रश्नावली या सूची बनाकर वापस समूह के सदस्यों के पास भेजी जाती है। समूह के सदस्य फिर इस पर अपने अपने सुझाव या विचार देते हैं। फिर फीडबैक रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक समूह के सदस्यों में उस समस्या पर सहमति नहीं बन जाती। फीडबैक की रिपोर्ट के अंत में इसके आधार पर निर्णय ले लिया जाता है। डेल्फी तकनीक निर्णय लेने की एक गोपनीय तकनीक होती है, जिसमें समूह के सभी सदस्यों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। सहभागिता तकनीक। निर्णय निर्माण की यह तकनीक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिक कारगर सिद्ध होती है। यह तकनीक प्राचीन तकनीक है। बैठकें, सामूहिक परिचर्चाएं, सम्मेलन, वाद विवाद, गोष्ठियाँ, सहभागी प्रबंध, इन विधियों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। संगठन की व्यवहारवादी और मानव संबंध विचारधारा ने सहभागिता तकनीक को बढ़ावा दिया है। वित्तीय तकनीक। वित्तीय और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वे वित्तीय तकनीक के निर्णय होते हैं। इस प्रकार की तकनीक में वित्तीय संसाधन, पूंजी, लाभ, निवेश और बजट को आधार बनाकर निर्णय लिए जाते हैं। सांख्यिकी तकनीक। गणितीय और सांख्यिकी की परिमाणात्मक विधियों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। इस प्रकार के निर्णयों में सूचना, तथ्य और आंकड़ों का अत्यधिक महत्व होता है। एक अन्य विधि भी है विशिष्ट तकनीक, जिसमें कंप्यूटर और संचार क्रांति की विशिष्ट तकनीकों के आधार पर जटिल निर्णय लिए जाते हैं। संगठन की कुछ आधुनिक पद्धतियां हैं जैसे PERT, PERT, CPM। इन विधियों ने भी निर्णय निर्माण को नए आयाम प्रदान किए हैं। निर्णय निर्माण के प्रतिमान या मॉडल। आर्थिक मानव प्रतिमान, प्रशासनिक मानव प्रतिमान और सामाजिक मानव प्रतिमान।
एक एक करके इनका हम अध्ययन करते हैं। आर्थिक मानव प्रतिमान। टेलर, वेवर, फेयोल और फॉलेट ने यह मॉडल दिया था। अर्थात यह मॉडल मनुष्य को एक आर्थिक मानव के रूप में देखता है और आर्थिक मानव प्रतिमान यह मानकर चलता है कि निर्णय लेने वाला प्रशासक आर्थिक मानव के रूप में निर्णय लेता है। वह किसी समस्या के समाधान के लिए आर्थिक मानव की दृष्टि से विकल्प का चयन करता है। वह ऐसे निर्णय का निर्माण करता है जिससे उसका अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो। आर्थिक मानव के रूप में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त सूचनाएं और तथ्यों का आधार बनाता है। निर्णयकर्ता उस विकल्प का चयन करता है जिससे उसे आर्थिक संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रतिमान में निर्णय विवेकपरकता के आधार पर लिए जाते हैं। यह विवेकपरकता एक आदर्श है जिसे संगठन में कभी कभी ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रतिमान की आलोचना भी की जाती है कि आर्थिक मानव प्रतिमान अधिकतम सटीक निर्णय, एकदम आदर्श निर्णय लेने का प्रतिमान माना जाता है, जबकि ऐसा संभव नहीं है क्योंकि जो प्रबंधक है जिसे निर्णय लेना है, हो सकता है वो समस्या से पूरी तरह अवगत नहीं हो सकता है वो कठिन समय और लागत संबंधी अनेक प्रतिबंधों और मौजूदा परिस्थितियों में सही निर्णय नहीं ले पाए। हो सकता है वो आदर्श समाधान की तलाश करने में समय और शक्ति को ज़्यादा ही नष्ट कर दे। इस प्रकार ये कंडीशन, ये शर्तें, समय की, लागत की, जानकारी की, ये जो शर्तें हैं, ये विवेकशीलता या तार्किकता पर अंकुश लगा देती हैं। दूसरा प्रतिमान है प्रशासनिक मानव प्रतिमान। हर्बर्ट साइमन, जेम्स मार्च, रिचर्ड सॉयर्ट, इन्होंने प्रशासनिक मानव प्रतिमान दिया। इस प्रतिमान का उद्देश्य है कि व्यक्तियों और संगठनों के जो निर्णय निर्माण संबंधी व्यवहार हैं उनकी व्याख्या करना। यह प्रतिमान निर्णय लेने में व्यक्ति की विवेकपरकता या तर्कशीलता को महत्व नहीं देता है। यह प्रतिमान मध्य मार्ग को अपनाता है जिसमें ना तो व्यक्ति की तार्किकता और ना ही भावुकता, इन दोनों को अधिकतम महत्व नहीं दिया जाता। इन दोनों को समान और सीमित महत्व दिया जाता है। यह प्रतिमान मानकर चलता है कि लोग भले ही सर्वोत्तम साधन प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, लेकिन व्यक्ति आवश्यकता से अधिक सूचना और तथ्यों के कारण सर्वश्रेष्ठ विकल्पों तक पहुंचने से पहले ही किसी निम्न स्तर पर निर्णय कर लेते हैं। साइमन के अनुसार आर्थिक मानव अधिकतम लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चुनता है, तो प्रशासनिक मानव संतोषजनक या ठीक ठाक निर्णयों को तलाशता है। प्रशासनिक मानव प्रतिमान ये मानकर चलता है कि प्रबंधक या प्रशासक सर्वोत्तम विकल्पों को खोजने और चयन करने के बजाय काम चलाऊ निर्णय कर लेते हैं और ऐसे निर्णय को संतोषजनक निर्णय कहा जाता है। मार्च और साइमन के अनुसार सर्वोत्तम की खोज करना एक प्रकार से बारीक सुई को सूखे घास के ढेर में ढूंढने के समान होता है। प्रशासनिक मानव प्रतिमान एक अत्यंत उपयोगी प्रतिमान है जो बताता है कि निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं। यह एक यथार्थपरक या वास्तविक उपागम है और इस उपागम में निर्णय लेने में व्यवहारवादी पक्ष की उपयोगिता को स्वीकार किया जाता है। प्रबंधकीय निर्णय कैसे और क्यों लिए जाते हैं, ये प्रतिमान बताता है। सामाजिक मानव प्रतिमान। सामाजिक मानव प्रतिमान अर्थात मॉडल निर्णय निर्माण का एक नवीन प्रतिमान है।
इसमें टेलर के आर्थिक मानव प्रतिमान के विपरीत सामाजिक मानव को महत्व दिया है। जो आर्थिक मानव प्रतिमान है वो आर्थिक मानव को महत्व देता है और ये सामाजिक मानव को महत्व देता है, सामाजिक मानव प्रतिमान। निर्णय निर्माण में मानव के सामाजिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और मनुष्य समाज में अपने संबंधों का निर्माण करता है। ये मनुष्य सामाजिक संबंध मानवीय मूल्य होते हैं। मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि व्यक्ति की अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, विचार और मूल्य होते हैं, इसलिए वह तर्क या विवेक से प्रभावित नहीं होकर केवल अपनी इच्छा अनुसार निर्णय लेता है। निर्णय निर्माण की बाधाएं। पहली बाधा है दिनचर्या की समस्या। बड़े बड़े संगठनों में रोजमर्रा की समस्याएं, कार्यप्रणाली इतनी हावी हो जाती है जिसके कारण दीर्घकालीन और महत्वपूर्ण निर्णय स्थगित कर दिए जाते हैं। उच्च अधिकारी जो निर्णय लेने का कार्य करते हैं उनका अधिकांश समय रोजमर्रा के कार्य संपन्न करने में व्यतीत हो जाता है। मार्च ने इस स्थिति को ग्रेसम का नियम कहा है। मार्च ने कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले थे। इनमें 2 निष्कर्ष जो महत्वपूर्ण हैं कि दैनिक कार्यों में तय सीमा से ज़्यादा समय लगता है और दैनिक कार्यभार के कारण योजनाओं के समय में कटौती कर दी जाती है। अर्थात कार्यभार अधिक हो जाता है तो योजनाओं का कोई कार्य नहीं किया जाता। दूसरी जो बाधा है नियंत्रण तंत्र की सीमा। प्रशासक के समस्याओं का हल करते रहने के बावजूद प्रशासक के पास समस्याओं का अंबार या ढेर लग जाता है। ऐसी भी स्थिति आती है कि वह दिए गए कार्यों को तय समय सीमा में हल नहीं कर पाता, जिसके कारण दीर्घकालीन योजनाओं के अनुमोदन में समस्याएं आती हैं। जब कार्यों का भार इतना हो जाता है अधिक, तो यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन सी योजना को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित करें। मानव व्यवहार की सीमा। मनुष्य का व्यवहार उसकी पारिवारिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण से प्रभावित होता है। मनुष्य को उसका संगठनात्मक व्यवहार और वातावरण भी प्रभावित करता है। मानव के व्यवहार और उसकी पृष्ठभूमि से मानव के विचार और मूल्यों का निर्माण होता है। मानव के ये विचार और मूल्य और उसका व्यवहार ये निर्णय निर्माण को प्रभावित करते हैं। मनुष्य अपनी सोच और व्यवहार के आधार पर निर्णयों का निर्माण करता है जो दूसरे व्यक्ति के अनुकूल नहीं होता है। अवनति या पक्षपात की समस्या। अवनति अर्थात तिरछा झुका हुआ, अर्थात एक ओर झुका हुआ, किसी की ओर झुका हुआ प्रभाव या किसी ओर अनुचित रूप से झुका हुआ। व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने में किसी मत, विचार या किसी व्यक्ति का पक्षपात करना, और यह झुकाव अनजाने होता है और जानबूझकर भी हो सकता है। पक्षपात के कारण निर्णय लेने में तार्किकता या विवेकशीलता का समावेश नहीं हो पाता। इस कारण निर्णय की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अवनति का शिकार हो जाने के कारण प्रशासक की स्वयं विवेकीय शक्तियाँ पक्षपात करने लग जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि निर्णय की उपयोगिता को बनाए रखने के लिए अवनति को दूर किया जाना चाहिए। समस्या हेतु समाधान हेतु समस्या की वरीयता निर्धारण की समस्या। कई बार यह समस्या आती है कि कौन सी समस्या का समाधान पहले किया जाए। राजनीतिक हस्तक्षेप भी अपने आप में एक समस्या है जिससे निर्णय निर्माण में मुश्किल आती है। निर्णय हेतु उचित तथ्यों और आंकड़ों के संकलन की समस्या भी एक बाधा है।
लोक प्रशासन के क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन का योगदान। पहला योगदान है संगठन की विचारधारा संबंधी योगदान। साइमन के अनुसार संगठन से अर्थ है कि व्यक्तियों के समूह में संचार और अन्य संबंधों की जटिल संरचना। साइमन संगठन को की विचारधारा को सचेतन और विवेकशील मानता है। प्रत्येक संगठन व्यक्तियों के व्यवहार से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, ऐसा साइमन का मानना है। प्रशासन की विचारधारा। साइमन ने अपनी पुस्तक प्रशासकीय व्यवहार में प्रशासन के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। साइमन ने कहा है कि प्रशासन के सामान्य सिद्धांतों को आंख मूंद कर नहीं स्वीकार करना चाहिए। प्रशासक को संगठन के वातावरण के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। साइमन के अनुसार संगठन की कार्यकुशलता के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। संगठनात्मक संतुलन की विचारधारा। इस विचारधारा का प्रतिपादन चेस्टर बर्नार्ड ने किया था और साइमन ने इसे विकसित किया। निर्णय निर्माण में तथ्यों और मूल्यों की अवधारणा। किसी भी कार्य की सूचनाओं को साइमन ने तथ्य कहा है और किसी भी कार्य के संबंध में भावनाओं को मूल्य कहा है। साइमन ने स्पष्ट किया है, निर्णय निर्माण केवल तथ्यात्मक आधार पर ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि निर्णय में एक नैतिक पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। निर्णयन प्रक्रिया। साइमन के अनुसार निर्णय निर्माण प्रशासक का महत्वपूर्ण कार्य है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला चरण अन्वेषण या इन्वेस्टिगेशन क्रिया। इस चरण में समस्या को पहचानना, समस्या को समझना और स्वीकार करना सम्मिलित होता है। निर्णयकर्ता समस्या को गहराई से समझता है और वास्तविक समस्या का निर्धारण करता है। अन्वेषण क्रिया निर्णय निर्माण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस चरण में सही समस्या का अन्वेषण किया जाना आवश्यक है और सही और उचित निर्णय उसी के बाद लिया जा सकता है। अर्थात समस्या क्या है, यह है इस चरण का मूल। समस्या को पहचानना जरूरी है। स्वरूप निर्धारण क्रिया। समस्या किस प्रकार की है, उसके लिए किस प्रकार के तथ्यों की आवश्यकता होती है। निर्णयकर्ता समस्या समाधान के विकल्प प्रस्तुत करता है, समस्या के समाधान हेतु विकल्प खोजता है। साइमन ने निर्णय निर्माण की इस प्रक्रिया के चरण में समस्या के विभिन्न विकल्पों का निर्माण करने और उसका विश्लेषण करने के बारे में बताया है। चयन प्रक्रिया। निर्णय निर्माण प्रक्रिया का ये अंतिम चरण होता है जिसमें निर्णय लेने के विभिन्न उपलब्ध विकल्प होते हैं और उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर लिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन विकल्पों के गुण अवगुणों के आधार पर किया जाता है। प्रशासक निर्णय लेते समय अपने पूर्ण विवेक से कार्य करता हुआ सर्वोत्तम विकल्प का चयन करने का प्रयास करता है। साइमन ने कहा है कि निर्णयकर्ता अपनी सीमाओं और संगठनात्मक वातावरण के अनुरूप सर्वोत्तम विकल्प के चयन का प्रयास करता है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण का विकास। साइमन ने प्रशासनिक व्यवहार को व्यवहारवादी विज्ञान का अंग माना है। नौकरशाही, मानव संबंध, अप्रेरणा, मनोबल और निर्णय प्रक्रिया को प्रशासनिक व्यवहार के क्षेत्र में सम्मिलित किया। कार्यकुशलता की अवधारणा। साइमन ने कहा है कि निर्णय लेते समय कार्यकुशलता के निम्न स्तर को निश्चित किया जाना चाहिए। कार्यकुशलता का आधार संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करना होना चाहिए। निर्णय निर्माण में औचित्य की अवधारणा। संगठन के सभी निर्णय तर्कसंगत और औचित्यपूर्ण होने चाहिए।
साइमन ने निर्णय निर्माण को प्रशासन का मुख्य कार्य माना है और कहा है कि प्रशासन का अधिकांश समय निर्णय लेने में व्यतीत होता है। साइमन ने प्रशासन को निर्णय का पर्यायवाची माना है और निर्णयन को प्रशासन का हृदय माना है। निर्णयन का प्रशासनिक व्यक्ति प्रतिमान की अवधारणा। टेलर ने आर्थिक मानव प्रतिमान दिया। टेलर ने कहा मनुष्य एक आर्थिक मानव है जो आर्थिक लाभ से प्रेरित होता है। दूसरे विचारकों ने जैसे सिगमंड फ्रॉयड, उसने सामाजिक मानव प्रतिमान दिया और कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हर्बर्ट साइमन ने इन दोनों प्रतिमानों के स्थान पर एक अधिक व्यावहारिक प्रतिमान प्रस्तुत किया जिसे साइमन का प्रशासनिक व्यक्ति या संतृप्तकारी व्यक्ति प्रतिमान कहते हैं। साइमन की मान्यता है कि प्रशासनिक व्यक्ति अपने निर्णय और व्यवहार से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। संगठनात्मक प्रभाव का विचार। साइमन ने संगठनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के कुछ घटक बताए जैसे कार्यकुशलता, सत्ता, संप्रेषण, प्रशिक्षण, संगठनात्मक निष्ठा आदि। साइमन ने कहा कि संगठनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के जो तरीके हैं उनमें बाह्य उद्दीपन वह है जिसके द्वारा संगठन व्यक्ति को प्रभावित करने का प्रयास करता है। संगठन में कार्य करने वाले कार्मिकों की मनोवृत्ति और आदतों का निर्माण किया जाता है जिससे वे संगठन के हित में निर्णय ले सकते हैं। संचार के अवरोधक और सहायक तत्व। साइमन ने संगठन में संप्रेषण को निर्णय का आधार तत्व माना है। संगठन में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति द्वारा किया गया संचार निर्णय लेने में सहायता करता है। संचार द्विमार्गी होता है जिसके द्वारा निर्णय को संगठन में संप्रेषण के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। भौगोलिक दूरी, भाषा, व्यक्तियों की पद स्थिति में अंतर आने पर संचार में बाधा उत्पन्न होती है। साइमन ने संचार को किसी भी संगठन के लिए आवश्यक मानते हुए इसके अवरोधों को दूर करने पर बल दिया है। सामाजिक प्रणाली स्कूल। साइमन प्रशासनिक चिंतन की सामाजिक प्रणाली के समर्थक हैं। वे मानव संबंध विचारधारा के भी समर्थक माने जाते हैं। साइमन ने परंपरावादी विचारधारा की आलोचना की है। उन्होंने सिद्धांतों को नारे और लोकोक्ति की संज्ञा दी है। साइमन ने कहा है कि संगठन में निर्णय लेने के पहले किसी भी समस्या का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि वे ही निर्णय अधिक प्रभावशाली हैं जो कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक भावनाओं के अनुरूप लिए जाते हैं। संगठन में संघर्ष। साइमन ने अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन में संगठन में उत्पन्न होने वाले संघर्षों का विश्लेषण किया है। साइमन के अनुसार संघर्ष से तात्पर्य निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले अवरोध या बाधा से है जिसके कारण कोई एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह किसी क्रिया विकल्प के चयन में कठिनाई अनुभव करता है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण पर विचार। साइमन ने अपने अध्ययन के निष्कर्ष में पाया कि केंद्रीकरण से समन्वय करने में सुविधा रहती है और दायित्व की भावना का विकास होता है। उच्च अधिकारियों के कार्यभार में वृद्धि होती है जबकि विकेंद्रीकरण उच्च अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है, मानव संबंधों का विकास करता है। अतः निर्णय निर्माण व्यवस्था का विकेंद्रीकरण किया जाना आवश्यक है। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि हर्बर्ट साइमन का निर्णय निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। साइमन ने संगठनात्मक समस्याओं का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में गहन विश्लेषण किया है। साइमन ने प्रशासन और संगठन के सिद्धांतों को नया आधार प्रदान किया है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया के क्षेत्र में हर्बर्ट साइमन का
अनुपम और अतुलनीय योगदान है। इस प्रकार आज हमने निर्णय निर्माण के बारे में अध्ययन किया और निर्णय निर्माण में हर्बर्ट साइमन का क्या योगदान रहा है उसके बारे में भी अध्ययन किया। धन्यवाद।